हो गया हो रहा है? हो गया। ठीक है। सो लास्ट पॉइंट कौन सा था संतोष, बता, जो लेक्चर में हमने लिया था? एक मिनट देखिए, उस टाइम पे हमारा मोबिलिटी वगैरह हुआ था सर पूरा। नहीं रे, जो थ्योरी में लिया था। हाँ थ्योरी में बोल रहा हूँ मैं, उसमें हमारा बैक मसल लेटिस में डोर्सल रोटेटर काफ वगैरह लिया था। और तो हमने फोरआर्म रिस्ट जॉइंट पे बराबर जो मसल, रिस्ट जॉइंट पे जो मसल्स काम करे उसके बारे में बात किया था, राइट? बराबर बराबर। ठीक है, हमने क्या किया था, जॉइंट्स के ऊपर जिन्होंने मसल ने काम किया वो हम लोगों ने लिया था। यस तो आज हम लोग थोड़ा सा मसल्स के बारे में बात करेंगे। देखो क्या है ना, मसल्स का स्ट्रक्चर तो वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। बेसिकली मसल में एक मसल बेली रहता है, मतलब जो मसल का मेन हिस्सा रहता है उसको मसल बेली बोलते हैं, बेली, BELLY। और वो मसल बेली जाके जाएगा एक टेंडन में, और टेंडन जाके लगेगा हड्डी में। तो जब मैं मसल्स को और मसल्स का काम, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था, मसल्स का काम है कॉन्ट्रैक्ट करना, स्ट्रेचिंग करना ये मसल्स का काम नहीं है। तो मेरे बाइसेप का काम, अगर किसी ने पूछा कि आपके बाइसेप का या एल्बो फ्लेक्सर का काम क्या है, तो मैं बताऊंगा काम मेरा ये एल्बो फ्लेक्शन है। तो जब मेरे बाइसेप्स का आकार, लेंथ कम हो जाएगा तभी मेरा मसल्स का काम होगा। अगर मैंने मेरे बाइसेप को स्ट्रेच किया, जो मैं इस तरह से कर सकता, उल्टा मतलब स्ट्रेच, मसल के काम के खिलाफ काम करना मतलब स्ट्रेच करना। तो बाइसेप्स का काम स्ट्रेच होना नहीं है, बाइसेप्स का काम कॉन्ट्रैक्ट होना है। उसके खिलाफ अगर मैं उसको देता हूं तो उसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग। तो ये बाइसेप्स का काम नहीं है, ये तो इसमें बाइसेप्स स्ट्रेच हो गया, लेकिन ये बाइसेप्स का काम है, ये आपको समझना जरूरी है। तो मसल का काम मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये आपको समझना है, यस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जब आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हो तब क्या होता है कि मसल्स में, और अगेंस्ट लोड करते हो ना, आप लोड उठा रहे हो, चाहे आप स्क्वाट करो, चाहे आप डेडलिफ्ट करो, चाहे आप स्टेप अप करो, चाहे आप बाइसेप कर्ल करो, तो आप क्या कर रहे हो? अगर मैं बाइसेप कर्ल कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं बाय द वे, तो बाइसेप कर्ल मैं इस तरफ से कर रहा हूं, और जो वजन जो मेरे अभी, ये तो फिलहाल मेरे हाथ में पेन है, मान के चलिए अगर मेरे हाथ में डंबल ले लिया, तो डंबल क्या कर रहा है? मेरे काम के खिलाफ कर रहा है ना। डंबल ये नहीं करेगा, डंबल क्या करेगा? हाथ को नीचे रखेगा। मतलब वजन क्या करता है? मेरे मसल्स के काम के खिलाफ काम कर रहा है, इसलिए उसको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बोलते हैं ना। रेजिस्टेंस मतलब क्या? रेजिस्टेंस मतलब विरोध, प्रतिरोध। तो रेजिस्टेंस मतलब विरोध। किसको विरोध? आपके मसल्स के काम को विरोध। अपोजिट। ऑपोजिट, आपके मसल्स का जो काम है उसका विरोध होता है। जब आप पुलअप कर रहे हो और अपने आप को ऊपर खींच रहे हो, तो आपके लैटिस्मस डॉर्साई, आपके एल्बो फ्लेक्सर्स क्या कर रहे हैं? आपको ऊपर खींचने की कोशिश कर रही है, उनका काम है। ग्रेविटी क्या कर रही है? आपके बॉडी क्या कर रही है? उल्टा जा रही है नीचे। बराबर। तो उस केस में आपके शरीर को रेजिस्ट किसने किया? खुद ने किया। यस। इसको हम कैलिस्थेनिक्स बोलते हैं। यही अगर आपने लैट पुल डाउन किया तो आप क्या कर रहे हो? सेम मूवमेंट कर रहे हो। लैट पुल डाउन में आप वजन को नीचे खींच रहे हो, खुद ऊपर नहीं जा रहे हो, लेकिन एक्शन तो वही है ना। तो लैट पुल डाउन में आपके मसल्स को, लैटिस्मस डॉर्साई, आपके बाइसेप्स को कौन विरोध कर रहा है? वेट कर रहा है, जो मशीन के द्वारा आपको विरोध कर रहा है। तो पुलअप में क्या हो रहा है? आपका खुद का शरीर ग्रेविटी के साथ आपका खिलाफ, आपके विरोध कर रहा है, आपके काम को। वाइल उसमें क्या हो रहा है? मशीन कर रहा है। एक्शन वही है, लैट पुल डाउन भी यही है, पुलअप भी यही है। दोनों में मसल्स का काम सेम है। हालांकि पुलअप में थोड़ा सा कोर का काम ज्यादा होगा क्योंकि आप सस्पेंडेड हो, तो पुलअप में थोड़ा सा बाकी के मसल्स का ज्यादा काम होगा। लेकिन जो मूवमेंट कर रही वाली मसल्स है, जो जो मूवमेंट कर रही है वो तो सेम है। लैटिस्मस डॉर्साई जो बैक की मसल है और बाइसेप है, लेकिन एक में आपका मसल्स का विरोध कौन कर रहा है? खुद का बॉडी वेट कर रहा है ग्रेविटी के साथ। दूसरे में क्या कर रहा है? आपका वेट कर रहा है। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। कुछ भी हो, आपको मसल्स के काम के खिलाफ करना है, जिसके कारण आप जितना आप मसल्स के काम का विरोध करोगे उतना मसल्स क्या करेंगे? उसको काम करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं बेंच प्रेस कर रहा हूं, जहां मैं चेस्ट के बारे में काम कर रहा हूं, चेस्ट मसल का काम क्या है? ट्राइसेप का काम क्या है? ये करना। वजन क्या कर रहा है? नीचे गिरा रहा है मुझे। पुशअप में वही हो रहा है। पुशअप में क्या हो रहा है? मेरा बॉडी नीचे गिर रहा है, उसके खिलाफ मैं जा रहा हूं। बेंच प्रेस में क्या हो रहा है? मैं बार को ऊपर की तरफ कर रहा हूं, और पुशअप में क्या कर रहा हूं? मैं बॉडी को ऊपर की तरफ कर रहा हूं। तो पुशअप में मेरे चेस्ट और ट्राइसेप्स का विरोध कौन कर रहा है? बॉडी वेट कर रहा है खुद का। और बेंच प्रेस में कौन कर रहा है? डंबल या बाबेल कर रहा है।
लेकिन जॉइंट एक्शन तो सेम है, ये आपको समझना जरूरी है। तो पुशअप में भी चेस्ट का काम हो रहा है, ट्राइसेप्स का काम हो रहा है, और बेंच प्रेस में भी हो रहा है, केबल प्रेस में भी हो रहा है। केबल प्रेस में क्या होगा, केबल करेगा, जो वजन है वो करेगा। पुशअप तो में भी। जॉइंट एक्शन आपको देखना है, जॉइंट एक्शन आपको देखना है। जॉइंट एक्शन क्या है, अगर वो सेम है तो सेम मसल्स काम करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पुशअप्स में चेस्ट के अलग फाइबर काम कर रहे हैं और केबल प्रेस में चेस्ट के अलग फाइबर काम कर, हाँ एंगल के हिसाब से हो सकता है वो। अगर आपने ज्यादा से ज्यादा इंक्लाइन पुशअप मारने की कोशिश की तो वो अगेंस्ट ग्रेविटी ज्यादा, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन डेडलिफ्ट अगर पे ज्यादा सेम है। एंगल, नहीं देख वो सब ठीक है एंगल के हिसाब से, लेकिन जो पुशिंग, जो काम करने वाले मसल्स है वो 19-20 हो सकता है। तो एक एंगल में आपका चेस्ट ज्यादा काम करेगा, एक एंगल में आपका ट्राइसेप ज्यादा काम करेगा, वो हो सकता है। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि पुशअप में बैक काम कर रहा है और बेंच प्रेस में चेस्ट काम कर रहा है। हाँ। दोनों में चेस्ट मसल ही काम कर रहा है आपका। अब वो एंगल के हिसाब से डिपेंड करेगा कौन से फाइबर्स कितने ज्यादा रिक्रूट हो रहे हैं, ये आपको समझना जरूरी है। तो फाइन लाइन क्या है कि आपके मसल्स के खिलाफ अगर आप लोड बढ़ाओगे तो आपके मसल्स को उस लोड को ओवरकम करना पड़ेगा, और ये करके क्या होगा, आपकी ताकत बढ़ेगा। और ताकत बढ़ने में सिर्फ मसल्स का योगदान नहीं, आपके सीएनएस का भी योगदान है, क्योंकि यहीं से सब कंट्रोल हो रहा है, हमने देखा था उस दिन। तो अगर मैं बेंच प्रेस कर रहा हूं तो क्या सिर्फ चेस्ट के मसल्स और हाथ के मसल्स काम नहीं कर रहे, यहां से सिग्नल जा रहा है उसको कि भाई फायर कर। तो ये सब का सर्किट यहां से है, बात समझो। तो जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो सिर्फ ट्रेनिंग मसल्स का नहीं होता, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग ऑल्सो, ये आप लिख सकते हो या फिर ट्रेनिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स CNS training with training the bones, muscles, tendons, etc. इसलिए ये एक मेंटल प्रोसेस है, बात समझो। एक्सरसाइज करना सिर्फ फिजिकल नहीं है। हमारे देश में कहावत है, उसका दिमाग घुटने में, वो पहलवान है। भाई पहलवानी भी करने के लिए दिमाग बहुत जरूरी है। इसलिए आप ये देखोगे कि टॉप क्लास स्पोर्ट्समैन बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो गधे नहीं होते। क्योंकि स्पोर्ट्स में एक्सेल करने के लिए या एक्सरसाइज में एक्सेल करने के लिए आपका भेजा होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भेजा हो तो डॉक्टर बनेगा और भेजा ना हो तो ट्रेनर बनेगा, नहीं, या एथलीट बनेगा। अगर यही एथलीट अगर पढ़ाई करता तो वो अच्छा डॉक्टर बनता। यस। कहने का मतलब ये है कि एक्सरसाइज का जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें सीएनएस का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है। मसल्स तो है, हड्डियां तो है, टेंडन्स तो है, लेकिन उसके साथ आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है। तो जनरली अगर आपने ये देखा तो ऑल ट्रेनिंग इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। ये आप लिखो, ये एक नया कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। ऑल ट्रेनिंग इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑल्सो। मतलब रनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में फर्क है क्या? ऑब्वियस फर्क है। रनिंग आप ज्यादा देर तक कर रहे हो, रनिंग आप ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं कर रहे हो, रनिंग में आप उसके आपके खिलाफ सिर्फ आपका वजन काम कर रहा है। लेकिन स्लो रनिंग भी एक सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ही है। हाँ, रनिंग से आपकी ताकत एक लिमिट के आगे नहीं बढ़ेगी ऑफकोर्स। तो अगर मैं एवरीडे 10 किलोमीटर भाग रहा हूं तो कुछ हद तक मेरे जॉइंट्स की ताकत बढ़ेगी, कुछ हद तक मेरे मसल्स की ताकत बढ़ेगी। लेकिन अगर मुझे पावर ताकत बढ़ाना है तो मुझे वेट ट्रेनिंग करना पड़ेगा, ये मैं मानता हूं। लेकिन अगर आपने देखा तो एवरीथिंग इज रेजिस्टेंस। हम चाय भी जो पी रहे हैं वो भी रेजिस्टेंस है। क्योंकि अगर मैं चाय का कप ऐसे ले रहा हूं तो ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहे है ना भाई, तो मैं बराबर। ग्रेविटी के खिलाफ काम कर रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि मसल्स का हर एक काम ये रेजिस्टेंस का ही काम होता है। कभी कभी वो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हम लोग लेते हैं जिसको हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोलते हैं प्रॉपर, जिसमें 1 RM डेडलिफ्ट से 1 RM स्क्वाट तक हो सकता है, या फिर सीधा चलना, सिंपल जमीन पे चलना भी सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज ही है। क्योंकि आप तो मसल्स और जॉइंट्स यूज कर रहे हो ग्रेविटी के खिलाफ। मान के चलो कि अगर बेसिक चलना है आपको, यहां से मुझे उठ के पानी पीने के लिए जाना है, और अगर वो उसमें अगर मैंने फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया तो मेरा बॉडी गिर जाएगा नीचे। तो हर एक चीज में हमें रेजिस्टेंस ही करना पड़ता है। लेकिन यस डेफिनेटली ट्रेनिंग में अलग अलग बाइफर्केशन होता है, जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता है, पावर ट्रेनिंग होता है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होता है, जिसमें एंड्योरेंस ट्रेनिंग होता है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन आप कुछ भी करो, आप हमेशा ग्रेविटी के खिलाफ ही काम कर रहे हो, ये आपको समझना बहुत यस। जरूरी है। ठीक है। अब ये मसल्स को ट्रेन कैसे करेंगे हम लोग?
तो ऑब्वियसली मसल्स को ट्रेन करने के लिए मसल्स के फंक्शन को चैलेंज करना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। देखो सिंपल सी चीज है, लोग बोलते हैं कि मेरे को बाइसेप का ट्रेनिंग करना है, तो बाइसेप के ट्रेनिंग में बाइसेप कल से क्यों करने का? ये करके बाइसेप का ट्रेनिंग क्यों नहीं हो सकता? हाँ सर। क्यों नहीं हो सकता संतोष, बता। तो फंक्शन अलग है ना सर, बाइसेप्स में फ्लेक्शन होता है ट्राइसेप में। बराबर है। बाइसेप बाइसेप मतलब मैं बाइसेप बोल रहा हूं, हालांकि उसको बाइसेप नहीं बोलना चाहिए, टेक्निकली उसको एल्बो फ्लेक्सर बोलना चाहिए। एल्बो फ्लेक्सर का एक ग्रुप ऑफ मसल्स इस बाइसेप ब्रेका है, शॉर्ट हेड लॉन्ग हेड, वो अलग चीज है। वो मैं आपको जस्ट टेक्निकली वो स्लाइड पे दिखाऊंगा, हम लोग ज्यादा टेक्निकली बात नहीं कर रहे। तो सिंपल सी चीज है ना, मेरे नेचर ने राम रहीम। ये मेरे बाइसेप्स का काम को डिसाइड किया है, ये मेरे बाइसेप्स का काम है। या अगर मैं किसी चीज को अपनी तरफ खींच रहे हो तो क्या हो रहा है, सेम ये देखो, ये करो या ये करो, एल्बो में तो मूवमेंट सेम हो रहा है, या फिर ये करो, ठीक है। तो ये तीनों में बाइसेप्स का काम हो रहा है या एल्बो फ्लेक्सर का काम हो रहा है। तो नेचर ने एल्बो फ्लेक्सर्स का काम क्या दिया है? एल्बो फ्लेक्शन। वो चाहे ऐसे करो या ऐसे करो, तो मुझे क्या करना चाहिए? उसके खिलाफ वजन डालना चाहिए। तो अगर मैं वन आर्म रो करता हूं, पुलअप्स करता हूं, केबल रो करता हूं, बेंटो रो करता हूं, तो एल्बो में फ्लेक्शन हो रहा है वजन के खिलाफ, तो मेरे बाइसेप्स को ट्रेनिंग मिलेगा। तो मसल के फंक्शन को अगर आप चैलेंज करोगे तो उसी मसल का ट्रेनिंग होगा, सिंपल। बराबर। अब ट्राइसेप मसल का फंक्शन ही एल्बो को खोलना है, उल्टा फंक्शन है बाइसेप का। तो अगर मैं ऐसे करूं, या मैं ओवरहेड प्रेस करूं, या मैं पुशअप करूं, ये इसमें एल्बो एक्सटेंशन हो रहा है, तो उसमें ट्राइसेप का काम होगा। एब्स का काम अलग अलग है। एक एब्स का काम है बॉडी को स्टेबल रखना, सांस होल्ड करके, जो मैं स्क्वाट में कर रहा हूं, जिसका ब्रेसिंग हो रहा है। तो बात समझो कि आपको मसल्स को ट्रेन करने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जो नेचर ने उस मसल का फंक्शन दिया है, उस फंक्शन को चैलेंज करना है, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। ये आपको समझना जरूरी है। तो लोग अगर जिनको ट्रेनिंग नहीं थी उनका पूछोगे बाइसेप का काम क्यों हुआ, मेरे को पंप लगा बाइसेप में। पंप लगा इसलिए काम नहीं हुआ, पंप तो होना ही है, क्योंकि जब तू ऐसे करेगा तो ब्लड सप्लाई उधर जाने वाला है, ऑक्सीजन उधर जाने वाला है, तो पंप तो होगा। लेकिन वो रीजन नहीं है कि बाइसेप का काम हो रहा है, रीजन ये है कि बाइसेप का काम नेचर ने डिसाइड किया है, ये तो वही कर रहा है जिम में। तो जो नेचर ने जो फंक्शन, जो नेचर ने मूवमेंट डिसाइड किया है हमारे लिए, उसी मूवमेंट को जाके हम लोग वजन के खिलाफ ट्रेन करते हैं जिम में, इसलिए हमारा उसी मसल का ट्रेनिंग होता है, सिंपल एज दैट। अब नेचर ने हार्ट को डिजाइन किया है ब्लड पंप करने के लिए, तो हम लोग रनिंग करने के बाद क्या करते हैं? रनिंग करके हम लोग क्या करते हैं? ज्यादा डिमांड बढ़ा रहे हैं हार्ट पे ब्लड पंप करने के लिए, तो पैरों की तरफ ब्लड फास्ट जाना चाहिए, हाथों की तरफ जाना चाहिए, कोर की तरफ जाना चाहिए, जिससे रनिंग में इन्वॉल्व है, तो मेरा हार्ट पंप करने लगता है जोर से। तो उसका काम को चैलेंज कर रहा हूं कि नहीं मैं? उसका काम वही, अगर मैं रनिंग नहीं भी करता तभी हार्ट वही करता था, पैरों की तरफ खून भेजना, हाथों की तरफ खून भेजना, जुबान की तरफ खून भेजना, आंखों की तरफ खून भेजना, वही काम है उसका। लेकिन जब मैं उसको रनिंग के द्वारा या साइकिलिंग के द्वारा या स्किपिंग के द्वारा चैलेंज करता, तो मैं करता हूं क्या करता हूं? उस पर डिमांड डालता हूं। तो उसको अभी ब्लड का, अभी आपके शरीर में ब्लड तो नहीं बढ़ सकता, वो तो उतना ही है, लेकिन उसको फास्ट जाना पड़ेगा अभी। तो फास्ट ब्लड अगर भेजना है मसल्स को ऑक्सीजन के भेजने के लिए, तो हार्ट को ज्यादा काम कर, तो वही ब्लड को वो ज्यादा पंप करना पड़ेगा। उस चक्कर में क्या हो रहा है? उसका ताकत बढ़ रहा है, उसका कैपेसिटी बढ़ रहा है। तो ये आपको समझना है। आप क्या कर रहे हो? रनिंग करके आप हार्ट का काम बढ़ा रहे हो, काम तो वही है। रनिंग करोगे तो भी वही काम है, चलोगे तो भी वही काम है, सोओगे तो भी वही काम है। लेकिन सोने में क्या होता है? तुम्हारा सिस्टम चैलेंज नहीं होता है कोई भी, इसलिए हार्ट ऐसे पंप करता है स्लोली, क्योंकि उस पर चैलेंज नहीं है। आप उठ गए, थोड़ा सा ऐसे करने लगता है। आपने ब्रश किया, थोड़ा सा ब्रशिंग से ज्यादा करने लगता है। फिर आप चलने लगे, करने लगता है। फिर आप घूम रहे हो, तो उस नॉर्मल शायद एवरीडे लाइफ का वो अपने हार्ट बीट पे डिपेंड रहता है। किसी का हार्ट बीट, अभी मेरे जैसे आदमी का हार्ट बीट कम है, क्यों? क्योंकि मेरा हार्ट ज्यादा स्ट्रांग है। अब बराबर। संतोष भाई जैसा आदमी कोई लड़की को देखेगा तो क्या होता है? खट 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 उसका हार्ट बढ़ता है, क्योंकि क्या होता है? एप्रिहेंशन बढ़ता है, हार्ट का काम बढ़ता है, दिल ज्यादा ठोकने लगता है।
कहने का मतलब ये है कि आप पे हार्ट पे आपके शरीर पे जब चैलेंज बढ़ेगा, आप लड़की को देखना भी संतोष के लिए क्या, हर एक के लिए चैलेंज हो जाएगा। एक सुंदर लड़की दिख गई, सब जूस चालू हो गया दिमाग में चलना, हार्ट रेट बढ़ गया, बीपी बढ़, ये तो होता है, नॉर्मल है। तो एक्टिविटी हार्ट का बढ़ गया तो धक 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 होने लगता है। कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब एक्सरसाइज के लिए लड़कियों को मत देखते रहो, एक्सरसाइज के लिए रनिंग करो, बात समझो, या स्किपिंग करो। कहने का मतलब ये है कि आपका चैलेंज, आप वही काम कर रहे हो जो आपको नेचर ने दिया है, लेकिन उसको क्या आप क्या कर रहे हो, उसको ज्यादा लोड दे रहे हो, शरीर को चैलेंज कर रहे हो। और ये चैलेंज करना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप चैलेंज करोगे तभी, देखो मसल्स का क्या होता है ना, इट इज सिंपल, आप मसल को जितना ज्यादा चैलेंज करोगे ना उतना उसका कैपेसिटी बढ़ता है। तो उसमें एक आप लिख सकते हो संतोष, इट यूज इट और लूज इट, एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल होता है मसल्स का। मसल्स क्या, कोई भी सिस्टम का, शरीर का, यूज इट और लूज इट, इस्तेमाल करो या छोड़ दो उसको। तो जितना आप मसल, तो होता क्या है कि मैंने मसल को आज इतना चैलेंज किया, वो टूटेगा, लोग एक्चुअली लिटरली उसमें इंजरी होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। इंजरी होने के बाद वो फटता है मसल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। फटने के बाद क्या होता है, आप रेस्ट कर रहे हो, फिर आप प्रोटीन खा रहे हो, फिर आप सो रहे हो, उसमें क्या होता है, उसका कॉम्पेंसेशन होता है, रिकॉम्पेंसेशन उसमें होता है। उसमें फिर वो ज्यादा उसका आकार बढ़ता है, उसका फायरिंग कैपेसिटी भी बढ़ता है। फिर आपने तोड़ दिया, फिर उसका आकार बढ़ता है, फिर फायरिंग कैपेसिटी बढ़ता है। हाँ, इसको एक लिमिट है, यह जिंदगी भर ऐसे चलता नहीं रहता, क्योंकि साइमल्टेनियसली मसल कम भी हो रहा है ना, ब्रेकडाउन भी हो रहा है। तो ये एक्सरसाइज करते रहोगे टूटता रहेगा, करते रहोगे टूटता रहेगा, आपकी उम्र बढ़ती रहेगी, उसमें भी एजिंग के कारण भी मसल जाएगा। ये सब करके बैलेंस कर करके आपका बॉडी एक लेवल पे पहुंचता है। उस लेवल के आगे क्या वो पहुंचता है, मुश्किल है। वो आपके बोलता है, वो हम लोग बोलते हैं इसका पोटेंशियल, जेनेटिक पोटेंशियल आ गया। आप किस, आप रॉनी कोलमन जैसे बॉडी बिल्डर का जेनेटिक पोटेंशियल बहुत बड़ा है, मेरे जैसे आदमी का कम है, लेकिन जेनेटिक पोटेंशियल हर एक को है। एक लिमिट के आगे रॉनी कोलमन का भी बॉडी नहीं बढ़ने वाला है, वो तो कम ही होने वाला है। एक लिमिट के बाद मेरा भी कम होने वाला है। तो क्या मैंने अपना मैं अपने लिमिट तक पहुंचा हूं? नहीं। क्या रॉनी कोलमन अपने लिमिट पे पहुंचा है? यस। तो दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने फुल जेनेटिक पोटेंशियल तक पहुंचते हैं। जैसे कि अभी यूसेन बोल्ट जो रनर था, जो 100 मीटर्स का रनिंग जिसने 9.7 सेकंड्स में किया, अब उसके ऊपर वो नहीं जा, उसके नीचे वो नहीं आ सकता, मतलब 9.7 उसका जेनेटिक पोटेंशियल हो गया। दूसरा कोई होगा वो 9.5 शायद जा सकेगा, शायद उसका 9.5 होगा। जैसे कि अभी 500 केजी का डेडलिफ्ट करना, ये एडी हॉल का जेनेटिक पोटेंशियल है, उसके ऊपर वो शायद नहीं जाएगा, इधर उधर 200-300 ग्राम जा सकता है, शायद वो उसका जेनेटिक पोटेंशियल है। मेरा जेनेटिक पोटेंशियल डेडलिफ्ट का क्या है पता नहीं, क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया है कभी। अगर मैं प्रोफेशनल एथलीट होता तो मैं ट्राई करता। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आपको एक्सरसाइज क्यों करना है? क्योंकि आपको ट्राई करते रहना है अपने जेनेटिक पोटेंशियल तक जाना। आएगा कि नहीं आएगा वो चीज अलग है। 95% लोगों के केस में नहीं आएगा जेनेटिक पोटेंशियल, क्योंकि उसके बाद उतार ही है। लेकिन उतार इतना जोरदार नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको क्या करते रहो, उतार को कम स्पीड में करो। 30, 40, 50 के बाद हम सब लोगों का मसल्स का उतार होने वाला है नीचे, ताकत का हम लोग नीचे, इनफैक्ट ताकत तो बोलते हैं 30-35 के बाद ही कम होने लगता है। तो मैं तो ऑलरेडी 45 हूं, तो मेरा ताकत शायद ऑलरेडी कम पे है। आई डोंट नो। अब मैं एक सुप्रीम एथलीट हूं इसलिए मैं पोटेंशियल तक हूं, लेकिन 45 ईयर ओल्ड, कितने 45 ईयर ओल्ड मेरे जैसे होते हैं? लेकिन मैं 20 ईयर ओल्ड इतना ताकतवर नहीं बन सकता। मैं अगर 20 ईयर ओल्ड होता और जितना ज्यादा ताकतवर होता, अगर मैं एक्सरसाइज करता तो मैं बिना एक्सरसाइज किए हुए मैं 25 का, और एक्सरसाइज किया हुआ मैं 45 का, मैं 45 इज आई एम मोर स्ट्रॉन्गर। लेकिन अगर यही एक्सरसाइज मैं 25 में करता तो मैं शायद और ज्यादा स्ट्रांग होता, वो तो है ही, क्योंकि तब एज मेरे साइड में था। अब मैं तो ठीक है, जो कोई 60 होगा, 65 होगा। अभी नवल सर देखो, नवल सर उनके एज के लिए स्ट्रांग है, लेकिन यही नवल सर अगर 20s में ऐसा एक्सरसाइज करते तो बताओ कितना स्ट्रांग होते हैं। तो ये उसका मतलब होता है, ठीक है, ये आपको समझना जरूरी है। अभी हम लोग बेसिक मसल्स के बारे में बात करेंगे, जो हमने जॉइंट्स के बारे में बात किया था। तो ये मसल्स का नाम क्या है? अब थोड़ा सा ये नाम आप रणधीर जी आप लिख नहीं सकते बिल्कुल? नहीं सर, एक्चुअली मैं जहाँ पे हूँ ना, ये कोई थोड़ा बात सा नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
लेकिन ये लेक्चर आपके पास जाएगा, मैं स्पेलिंग भी दूंगा और उनको वो टेप पास कर देना संतोष, तो वो नोट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलेगा हम ना। लोग एक जनरल बात करते हैं, हम लोग जनरल लोअर बॉडी मसल्स की बात करते हैं, ठीक है। अब ज्यादा हम लोग आज टेक्निकल नहीं देखेंगे, हम लोग डिस्क्रिप्शन ही देंगे। तो लोअर बॉडी मसल्स, जिसको लेग मसल्स भी बोला जाता है। अब मुझे बताइए, जनरली कोई भी जिम में आप जाओगे दुनिया के, तो पॉपुलर बॉडी पार्ट कौन सा है ट्रेनिंग का? रणधीर जी आप बताइए। पॉपुलर बॉडी पार्ट, सर इसमें तो मतलब वेरियस ऑप्शंस है, लेकिन ज्यादा करके अभी मुझे समझ में आता है जो लेग्स है, बैक है। नहीं लेग्स नहीं, इनफैक्ट लेग्स पॉपुलर नहीं है। अगर आपने जिम जाने वाले पॉपुलेशन को पूछा तो उसमें से 70% बोलेंगे हमको बाइसेप्स और चेस्ट अच्छा लगता है मानना। ओके। लेग्स इनफैक्ट पॉपुलर नहीं है। उसका अच्छा। रीजन ये है, उसका रीजन एक कुछ उसमें कुछ खास रीजंस ये है कि देखो, आमतौर पे 90% लोग एक्सरसाइज क्यों करते हैं? क्योंकि उनको बॉडी दिखाना है, अच्छा दिखना है। अब ये बहुत अच्छी बात है क्या? ठीक है, अच्छा दिखना सबको सबको अच्छा दिखना अच्छा लगता है, दैट इज फाइन, उसमें कोई गलती नहीं है। कुछ लोगों को ज्यादा लगता है कि अपन ज्यादा हीरो होने चाहिए, जैसे हमारे सामने एक आदमी बैठा है जिम में, ठीक है। तो ज्यादातर लोगों में क्या होता है कि उनको अच्छा बॉडी पार्ट दिखना है, इसलिए वो एक्सरसाइज करते हैं। अब आमतौर पे अगर लेग्स के बारे में बात की जाए तो लेग्स ज्यादा लोग दिखाते नहीं है बाहर, एटलीस्ट हमारे देश में। हम्म। तो जनरली लेग्स हम लोग छिपाते मतलब छिपाते नहीं, हम लोग पैंट डालते हैं। तो लोगों को क्या लगता है, तो पहला रीजन क्या है कि लोगों को लगता है कि यार मेरे को दिखाने का नहीं तो काय को ट्रेन करने का। उस हिसाब से तो क्या है, बाइसेप इजीली दिखता है, विजिबल है, जो दिखता है वो बिकता है। इसलिए लोग ज्यादातर आर्म्स और चेस्ट का ट्रेनिंग करते हैं। तो लोगों को एक दिन में दिमाग में बैठता है कि यार अपन को क्या है, पैर दिखाना है, दिखाने का नहीं तो काय को ट्रेन करने का। नंबर 1। नंबर 2, लोगों को ये एक आमतौर पे लगता है कि लेग्स ट्रेनिंग बहुत पेनफुल होता है, पेन बहुत होता है उसमें। अब जाहिर सी बात है, शरीर को अगर आप रेगुलरली ट्रेन करोगे तो शरीर के जो पेन सेंसर्स होते हैं, जो नर्व्स होते हैं, जो पेन कंट्रोल करते हैं, उसको पेन की आदत पड़ जाती है। लेग्स को अगर आप 10 दिन में एक बार ट्रेन कर रहे हो तो जाहिर है कि वो स्टिमुलस आप शरीर को दे ही नहीं रहे हो रेगुलरली, तो उसको तो पेन होना ही है, क्योंकि आप फेमिलियराइज नहीं कर रहे हो उस बॉडी पार्ट को एक्सरसाइज से। जो स्टिमुलस, जो इफेक्ट आप एक्सरसाइज करने से लेग्स को दे रहे हो, वो अपने दिमाग को उसकी आदत ही नहीं है। वो 10-10 दिन के बाद, 12-12 दिन के बाद आप एक बार कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको पेन होना ही है, क्योंकि आपके शरीर को आदत ही नहीं पड़ रही है उस टाइम के ट्रेनिंग की। सोरनेस इज लॉट ऑफ अ थिंग मेंटल, जो न्यूरॉन्स होते हैं उस पर डिपेंड, पेन न्यूरॉन्स होते हैं उस पर डिपेंडेंट होता है। तो इसलिए पेन तो होगा यार, अगर तुम 10 दिन में एक बार ट्रेनिंग कर रहे हो लेग्स का तो पेन तो होना ही है। तो नंबर 2 रीजन भी गलत है। नंबर 3 रीजन, लोगों को क्या लगता है, हम लोग चलते हैं, हम लोग रनिंग करते हैं, मैं तो जाके फुटबॉल खेलता हूँ, मैं जाके बैडमिंटन खेल रहा हूँ, तो मुझे स्क्वाट और लेग प्रेस और लेग एक्सटेंशन करने की और लंजेस करने की क्या जरूरत है? मेरा तो वैसे भी हो रहा है। यस। क्या रनिंग से लेग्स का स्ट्रेंथ बढ़ेगा? यस। क्या फुटबॉल खेलने से स्ट्रेंथ, लेग्स का स्ट्रेंथ बढ़ेगा? यस, लेकिन एक हद तक बढ़ेगा। इनफैक्ट उल्टा ज्यादा अच्छा है, अगर आप लेग्स ट्रेनिंग करोगे तो आप फुटबॉल ज्यादा अच्छा खेलोगे, आप रनिंग ज्यादा अच्छा करोगे। तो कहने का मतलब यह है कि लेग्स ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की लेग्स, ये शरीर का बेस है, बेस, फाउंडेशन है आपका शरीर। देखो हमारा जो शरीर है वो लोड बेरिंग और नॉन लोड बेरिंग जॉइंट से बना है। अब मेरा जो ये जॉइंट है वो नॉन लोड बेयरिंग जॉइंट है, ये लोड कोई बेयर नहीं कर रहा है। मेरा शोल्डर जॉइंट कोई लोड बेयर नहीं कर रहा है, लेकिन मेरा स्पाइन और मेरे लेग्स मेरे शरीर का लोड बेयर कर रहे हैं। तो मेरे जो लोअर बॉडी के जॉइंट्स है, जैसे एंकल है, जैसे नी है, जैसे हिप है, ये क्या है, ये वजन पेलने वाले जॉइंट्स है। तो इसको मजबूत रहना जरूरी है, और इसको अगर मजबूत करना है तो इसके आजू बाजू में जो मसल्स है उसको मजबूत करना पड़ेगा। यस। हड्डियों को भी मजबूत करना पड़ेगा, जो इनडायरेक्टली होता है स्क्वाट करने से या लंजेस करने से या लेग प्रेस करने से भी कुछ हद तक। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस के लिए भी आपको जरूरी है कि आपका लेग्स का ट्रेनिंग होना।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक आम तौर पे देखा गया है, आमतौर पे मैं बोल रहा हूं देखा गया है कि हमारे शरीर में जो पूरे मसल्स है, मान के चलिए कि 100% मसल्स हमने शरीर के लिए, तो 100% में से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 65% मसल्स पैर में है या लोअर बॉडी में है, या 65% मसल फाइबर्स लोअर बॉडी में है। तो अगर कोई बोलता है कि मैं यार सब कुछ करता हूं लेकिन मैं सिर्फ लेग्स नहीं करता, उसका मतलब लिटरली ये होता है कि आपके शरीर के 65% मसल्स को आप ठीक तरह से चैलेंज नहीं कर रहे हो। देखो, एक ही चीज दो अलग अलग तरह से कह जा सकती है। एक आप कह सकते हो कि यार मैं सिर्फ लेग्स नहीं करता, यार ठीक है, बाकी सब करता हूँ, चेस भी, वो तो चलता मिलता रहता हूँ, मैं रनिंग करता रहता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ, क्या मैं सिर्फ लेग्स का ट्रेनिंग नहीं करता। और एक कहना है कि यार मैं तो सिर्फ शरीर के 65% मसल्स का ट्रेनिंग नहीं करता। दो ही एक ही चीज है लेकिन अलग अलग तरीके से कहने का उसका इंपॉर्टेंस लगता है, इसलिए लेग्स का ट्रेनिंग करो। तो ये हो गया लेग्स ट्रेनिंग का महत्व। अभी मैं मसल्स के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि रणधीर जी लिख भी नहीं सकते, और मसल्स के बारे में ना हम लोग डायरेक्टली ना संतोष कल ही लेंगे हम इसका लेक्चर, कल हम इस पे देखेंगे, दैट विल डू इन द जिम, कल 4 बजे, ठीक है। तो लेग्स ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस आपने समझा। दूसरा एक है कि लेग्स ट्रेनिंग करने से शरीर में काफी फैट लॉस का महत्व बढ़ता है। अब अगेन इस पे डिबेट है, कुछ लोग बोलते हैं कि इपॉक इफेक्ट कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितने बड़े बॉडी पार्ट को ट्रेन करोगे उतना बॉडी को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, एनर्जी को, ऑक्सीजन को, उसको रिपेयर करने में, तो उसमें बॉडी के फैट का योगदान काफी होता है। और इपॉक इफेक्ट एक सही है, उसमें कोई ये नहीं है। पहले सिखाया जाता था कि इपॉक इफेक्ट है, फिर सिखाया गया कि नहीं है, नहीं है। इपॉक इफेक्ट जरूर रहता है। रनिंग करने से फैट लॉस जरूर होता है क्योंकि रनिंग करने से लेग्स का बहुत इस्तेमाल आप कर रहे हो। तो अगर किसी ने मुझे बोला कि मुझे ड्रास्टिकली फैट लॉस करना है तो जरूर मुझे डाइट, यस जरूर डाइट पे फोकस करना पड़ेगा, नो डाउट, लेकिन सिर्फ डाइट पे फोकस करने से नहीं होगा। मुझे 30 35 40 मिनट रनिंग स्पेशली अगर मैंने किया, वो शायद मैं मॉडरेट करूं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आप फास्ट करो, तो डेफिनेटली मुझे फैट लॉस होता है क्योंकि बहुत बड़ा बॉडी पार्ट आप तोड़ रहे हो। तोड़ रहे मतलब लिटरली आप तोड़ रहे हो वर्कआउट में। तो फैट लॉस के लिए भी लेग ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ हद तक ये रिसर्च में भी देखा गया है, रिसर्च, कि अगर आप लेग्स का हेवी ट्रेनिंग करते हो तो आपका ग्रोथ हार्मोन भी बढ़ता है। इसमें एक एस्केलेशन स्पाइक होता है ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन बढ़ाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, स्टेरॉइड लो, ये लो, ग्रोथ हार्मोन लो, तो आगे वो इसको लेना है वो ले, तो आपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक्सरसाइज से भी ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है शरीर में, जिसके कारण फैट लॉस होता है, जिसके कारण काफी ग्रोथ हार्मोन का डायरेक्टली लिंक है मसल गेन के साथ। बाय द वे, मसल गेन के साथ है, फैट लॉस के साथ है, पावर जनरेशन के बारे में भी है। ग्रोथ हार्मोन आपको इनडायरेक्टली ज्यादा पोटेंट भी बनाते हैं, सो बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी भी आपकी ज्यादा बढ़ती है। तो इट्स अ फैक्ट, आई मीन मैं इसको कुछ हंसने की बात नहीं है संतोष, हंसते हंसते मत। तो लिटरली तरह टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है उसमें, तो एक नेचुरल चीज है। तो संतोष लेग्स ट्रेनिंग चालू कर, तो कहने का मतलब इसलिए लेग्स ट्रेनिंग करने के मल्टीपल बेनिफिट्स, और साफ बात है कि बॉडी के 60% मसल को आपको ट्रेन करना है बॉस, सिंपल एज दैट। तो ये हो गया लेग्स। और भी कुछ रीजन है कि जैसे कि अगर जैसे आपका एज बढ़ता है वैसे बहुत हद तक आपके जो डीजेनरेटिव डिसीज होते हैं, जैसे कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, आर्थराइटिस है, वो जनरली स्पाइन में होता है या लेग्स में, नीज में होता है या हिप में होता है। तो अगर आप लेग्स का ट्रेनिंग करोगे तो ये तो नहीं है कि उससे आप बचोगे, ये तो मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये जरूर है कि उसका स्पीड काफी कम होगा। हालांकि उसके साथ डाइट और न्यूट्रिशन भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेग्स ट्रेनिंग करो और बाकी सब छोड़ दो, जाके वड़ा पाव खाओ, वो भी ऐसा भी नहीं है, या कोल्ड ड्रिंक पियो एवरीडे। तो कोल्ड ड्रिंक बिल्ड्रिंक एवरीडे पियोगे, सिगरेट बिगरेट पियोगे तो गारंटी तुम्हारे हड्डी का वाट लगने वाला है, कितना भी एक्सरसाइज करो या ना करो, तो वो अलग चीज है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको समझना जरूरी है। तो लेग्स ट्रेनिंग के बेनिफिट मैंने बोले, कोई किसी डाउट इसमें, कोई भी डाउट? नो सर। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं बैक की तरफ। मैं सिर्फ आप इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ ट्रेनिंग का, और ये सभी मसल्स का हम लोग कल देखेंगे स्लाइड पे।
कल संतोष तैयार रखा वो स्लाइड्स सभी मसल्स, ठीक है। तो अब ये हो गया लेग्स। बैक का मसल्स का ट्रेनिंग क्यों करना है? अब बैक मसल जो है वो आपके शरीर के पीछे है, इसको क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर साइड। शरीर का आगे का साइड को बोलते हैं एंटीरियर, पीछे के साइड को बोलते हैं पोस्टीरियर, पीछे की तरफ, या रियर बोलते हैं। रियर हम लोग बोलते हैं ना, रियर मिरर, जिसमें आपको पीछे का दिखता है, वैसे रियर, RER, इसलिए रियर डेल्टॉइड भी बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि लेग्स के बाद सबसे बड़ा मसल ग्रुप बैक है। उसमें काफी बड़े बड़े डीप मसल्स है, सिर्फ बड़े नहीं, डीप मसल्स है और अलग अलग आकार के मसल्स। ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि बैक में अलग अलग आकार के मसल्स हैं। कुछ मसल्स ब्रॉड है, जैसे लैटिसिमस डोर्सा है, जैसे लैट्स बोलते हैं हम लोग। कुछ मसल डीप है और थिक है, बैंड जैसे, जिसको रोम्बॉइड बोलते हैं। बैंड होता है, लिटरली बैंड जैसे होता है वो। कुछ मसल्स रस्सी जैसे है, जिसको इरेक्टर स्पाइने बोलते हैं। रस्सी, लिटरली रस्सी जैसा होता है वो, जो स्पाइन को कवर करता है। वो हम लोग कल देखेंगे इसमें स्लाइड में। इसको इरेक्टर स्पाइने बोलते हैं। कुछ मसल लिटरली सिलाई जैसे होता है, सिलाई करते हैं ना हम लोग, हर एक हड्डी में सिलाई होता है। बता संतोष, कौन सा मसल है सिलाई वाला? मल्टीपल। वेरी गुड, मल्टीफीडर्स, परफेक्ट। तो मल्टीफीडर्स नाम का मसल जो हम लोग कल देखेंगे। तो इस जाहिर है कि बैक मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और बैक मसल्स का ट्रेन करना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक जो बड़ा बैक मसल, अगर आपके मसल्स बैक में ब्रॉड होंगे, कसे हुए होंगे, तो क्या होगा फायदा? आपके स्पाइन को प्रोटेक्शन मिलेगा। देखो, आपका स्पाइन जो है, उसके अंदर तो स्पाइनल कॉर्ड है जो एकदम सॉफ्ट होता है। अब बैक मसल्स अगर स्ट्रांग होगा तो बहुत हद तक वो प्रोटेक्ट करेगा, एक कवच जैसा काम करेगा वो स्पाइन के ऊपर। हालांकि वो डायरेक्टली स्पाइन के ऊपर कवच नहीं होता है, स्पाइन में एक बीच की तरफ होता है, दोनों तरफ होता है, लेकिन एक ब्रॉड मसल क्या करता है? पूरे बैक को कवर करता है। तो आगे की सभी इंपैक्ट, वो एक अच्छी चीज है। दूसरा क्या है कि बैक मसल्स आर मेजॉरिटी पोस्चर बेस्ड मसल। पोस्चर, आप कैसे बैठते हो, कैसे खड़े होते हो, कैसे चलते हो, वो काफी डिपेंडेंट होता है। तो जिनके बैक मसल स्ट्रांग है, उनका पोस्चर भी जनरली अच्छा होता है। और अच्छा पोस्चर का मतलब क्या है? न्यूट्रल स्पाइन। अब न्यूट्रल स्पाइन के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। जो बोलते हैं ना ट्रेनर, बैक आर्च, उसका मतलब न्यूट्रल स्पाइन। न्यूट्रल स्पाइन मतलब स्पाइन के हर एक जो वर्टिब्रा है वो अपने अपने हिसाब से ठीक तरह से बैठा है। वो स्पाइन अगर बेंड हो गया तो आपका क्या होगा? अननेसेसरी बेंड होगा, तो काफी आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम, थोरासिक प्रॉब्लम, नेक प्रॉब्लम वगैरह होंगे, या बैक पेन होता है। तो लोग बोलते हैं ना ऐसे ऐसे करके बैठता है, उसका कारण क्या है? कि बैक मसल्स को ट्रेन नहीं कर रहा है। तो बैक अगर आपका सीधा होगा तो आपका फोर्स भी ज्यादा लगेगा, तो आप अच्छा ताकत भी लगा सकते हो। तो आप देखो डेडलिफ्ट में भी जितना बैक सीधा करके उठाओगे उतना ज्यादा लोग उठेगा। किसी चीज को पुश करते समय भी जितना बैक स्ट्रेट होगा वो ज्यादा अच्छा पुश करोगे। तो कोई भी ताकत लगाने के लिए आपके बैक को न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। और ये न्यूट्रल बैक कौन करता है? ज्यादातर बैक मसल। तो आपके बैक मसल्स अगर स्ट्रांग है तो वो क्या करेंगे? आपके न्यूट्रल स्पाइन को रखने की कोशिश ज्यादा अच्छी तरह से करेंगे, जिसके कारण आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। तो बैक मसल्स पोस्चरल मसल्स भी है, वो प्रोटेक्शन भी करते हैं और खींचने के काम बैक करता है। तो अगर आप ऊपर से कुछ खींचो या सामने से कुछ खींचो, कौन काम करता है? बैक। और खींचना अपनी तरफ या ऊपर से नीचे, हालांकि हम लोग ऊपर से नीचे नहीं खींचते हैं, हम लोग बेसिकली पुलअप में खुद को ऊपर खींचते हैं। इंपॉर्टेंट काम है शरीर के लिए पुलिंग, उसको बोलते हैं पुलिंग कॉम्प्लेक्स। तो बैक इज अ पार्ट ऑफ द पुलिंग कॉम्प्लेक्स। तो इसलिए आपका क्या करेगा? बैक का ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। तो जितना आप बैक का ट्रेनिंग करोगे उतना आपका पोस्चर भी सुधारने का चांस ज्यादा है। और आगे है ना, बैक पेन, जैसे कि स्पाइन के इश्यूज, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, इसके खिलाफ आप काफी अच्छी तरह से लड़ सकते हो अगर आपके बैक के मसल्स स्ट्रांग हो। नहीं तो क्या होगा कि हड्डी का डीजनरेशन होगा। देखो, हड्डी तो घिसने वाला ही है, आपका जैसे एज बढ़ेगा वैसे उसको आप रोक नहीं सकते। आप उसको स्लो कर सकते हो, लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते। अगर आपको आर्थराइटिस का इश्यू है तो आप उसको मिटा नहीं सकते, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन आप उसको फाइट कर सकते हो। तो जितना आप मसल्स को ट्रेन करोगे उतना मसल्स भी स्ट्रांग होंगे, वो बैक, वो हड्डियों को सपोर्ट भी करेंगे और हड्डी भी स्ट्रांग बनेगा। क्योंकि हड्डी का भी क्या होता है? हड्डी के जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वो ज्यादा क्रिएट होते हैं अगर आप स्ट्रेस डालोगे तो। ऑस्टियोब्लास्ट मतलब हड्डी के सेल्स। तो अगर मेरा हड्डी घिस रहा है तो वो तो घिसेगा ही, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी रीजनरेशन हो रहा है ऑस्टियोब्लास्ट का तो मुझे मदद मिलेगा। इसलिए बैक भी बहुत
इंपॉर्टेंट है ट्रेन करना। ठीक है, एनी डाउट संतोष, तेरा कोई डाउट? पृथ्वीराज कोई डाउट? नहीं सर। अमित सर किधर है? अमित सर अमित सर अपना वीडियो ऑन करोगे? हाँ, अमित सर कोई डाउट आपको? बच्चा तो है ओके, अंडरस्टैंडेबल। ये देखो, मैं बहुत बेसिक बहुत बेसिक बता रहा हूँ, मैं कुछ डिटेल नहीं बता रहा कि हमारा कोर्स प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ज्यादा है, इसलिए मैं सिर्फ स्लाइड्स दिखाऊंगा कल, ज्यादा मैं उसके नीचे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, ये हो गया बैक। उसके बाद चेस्ट मसल्स अगेन, जैसे बैक पीछे वैसे चेस्ट आगे। तो चेस्ट मसल्स का ट्रेन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बात समझो, जैसे स्पाइन को बैक मसल्स प्रोटेक्ट करता है, वैसे अंदर के हार्ट को और लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? चेस्ट। अब देखो, इसमें हड्डी जरूर है, रिब्स हड्डी है, मानता हूं, लेकिन रिब्स के ऊपर मसल है। तो अगर आप मसल को घना बनाओगे, ताकतवर बनाओगे, तो कुछ हद तक प्रोटेक्शन देगा अंदर। देखो यार, 100% प्रोटेक्शन तो कुछ नहीं होता। अगर कोई भाला आके घुस गया तुम्हारे छाती में, तो कुछ कितना भी चेस्ट मसल हो तुमको लगेगा, लेकिन अगर मसल ज्यादा हो तो कुछ हद तक वो काउंटर करेगा वो इंपैक्ट। देखो, मसल ज्यादा बढ़ाने से क्या आप अमर नहीं बनोगे? जब जाने का है तो जाने का ही है, उसका कोई टाइम नहीं है। अब मैं अभी तुमको सिखा रहा हूं, अभी सिखाते सिखाते 1 सेकंड में मेरे को हार्ट अटैक आ गया, क्या कोई मतलब वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन हार्ट अटैक ना आए ये मेरे हाथ में आ सकता है कभी भी। लेकिन शायद एक्सरसाइज करेगा, डाइट अच्छा रखेगा, तो शायद 80 के साल में आएगा, 50 साल में नहीं आएगा। तो इट्स सिंपल एज दैट। तो आपके हाथ में मसल बढ़ाना है, बाकी का छोड़ दो आप। ठीक है, तो चेस्ट क्या करेगा? आपके कैविटी को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, दूसरा क्या है? पुशिंग। जैसे बैक पुलिंग है, वैसे चेस्ट पुशिंग है। तो पुशिंग में काम करेगा, तो आप शरीर के सामने पुश करो या ऊपर पुश करो, उसमें चेस्ट और शोल्डर दोनों काम करते हैं। मतलब शोल्डर भी पुशिंग कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है, जो एंट्री डेल्टॉइड है। पीछे का जो डेल्टॉइड है वो पुलिंग में आता है, वो हम लोग कल देखेंगे। जो पोस्टीरियर डेल्टॉइड पुलिंग में काम करेगा, एंट्री डेल्टॉइड पुशिंग में काम करेगा, ट्राइसेप भी पुशिंग में काम करेगा। ठीक है, तो आपका पुशिंग का कैपेसिटी बढ़ेगा। तो जैसे खुद की तरफ खींचना इंपॉर्टेंट है, ढकेलना भी इंपॉर्टेंट है। तो चेस्ट अगर स्ट्रांग होगा तो क्या होगा? आपका ढकेलने का पावर भी बढ़ेगा। तो प्रोटेक्शन, ढकेलने का पावर, चेस्ट, ये अच्छा काम। और देखो, कोई भी मसल अगर बड़ा होगा तो अच्छा दिखेगा ही बॉडी। तो लेग्स बड़े होंगे तभी बॉडी अच्छा दिखेगा। बैक अगर ब्रॉड होगा, हम लोग बोलते हैं वी शेप है, तभी अच्छा दिखेगा। चेस्ट बड़ा तो भी अच्छा, तो दिखना तो है ही अच्छा। लेकिन अच्छा दिखने के लिए एक्सरसाइज मत करो, अच्छा ऑटोमेटिकली दिखेगा, जो अच्छी बात है। लेकिन एक्सरसाइज करो फंक्शनलिटी के लिए, पावर के लिए, साइज ऑटोमेटिक होगा। और साइज कितना होगा वो डिपेंड करेगा आपके जेनेटिक्स पे। अब जिसका होगा उसका होगा, जिसका नहीं। अभी संतोष भाई का जेनेटिक जबरदस्त है, वो बॉडी बिल्डर बन सकता है, मैं नहीं बन सकता। सिंपल एज दैट, मेरा जेनेटिक्स वो नहीं है। अब सरफराज जैसा आदमी जो है, वो उसका बॉडी आइडियल है, वो लीन मीन मास के लिए, मेरा नहीं है। पृथ्वीराज जो है अपना, वो ज्यादा एथलेटिक की तरफ है, उसका लीन बॉडी है ज्यादा, वो एथलीट बन सकता है। अब पृथ्वी बॉडी बिल्डर बन सकता है क्या? डिफिकल्ट है। टोचन लेगा तो कुछ हद तक बनेगा, बिना टोचन के नहीं बनेगा, इसलिए टोचन मत लो। समझ में आ रहा है क्या? आप अपने जेनेटिक पोटेंशियल के आगे मसल बिल्डिंग में नहीं जा सकते। वो बॉडी डिसाइड करने दो, वो नेचर को डिसाइड करने दो। आपके हाथ में फंक्शनैलिटी के लिए, ताकत के लिए, एंड्योरेंस के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और अच्छे हेल्थ के लिए एक्सरसाइज और डाइट करना। तो ये हो गया चेस्ट। आर्म्स अगर आपने देखा, आर्म्स में तो बाइसेप ट्राइसेप, पुलिंग में बाइसेप्स है, पुशिंग में ट्राइसेप्स है। तो वो एक्चुअली बैक के साथ बाइसेप्स काम करेंगे। बाइसेप मतलब अगेन मैं बोल रहा हूँ, एल्बो फ्लेक्सर्स काम करेंगे, चेस्ट शोल्डर के साथ ट्राइसेप काम करेंगे। और दूसरा एक आर्म्स के इसका इंपॉर्टेंट क्या है? ग्रिपिंग। तो फोरआर्म के मसल्स क्या है? ग्रिपिंग में भी काम करेंगे। तो ग्रिपिंग इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज पे अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको ग्रिप करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप चेस्ट करो, बैक करो, बाइसेप करो, ग्रिपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए फोरआर्म के मसल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ग्रिपिंग। ये आपको समझना बहुत जरूरी है।
ठीक है, एनी डाउट? उसके बाद हम लोग आते हैं कोर मसल्स, जो बोलते हैं कोर स्टेबिलिटी, कोर स्ट्रेंथ। अभी कोर पे एक पूरा 2-3 लेक्चर हम लोग ले सकते हैं, लेकिन हम उतना डिटेल में नहीं जाते। आपको ये समझना जरूरी है कि कोर मतलब सिर्फ एब्स नहीं, कोर मतलब बीच का हिस्सा। आप शरीर का मुंडी काट दो, दोनों हाथ निकाल दो, दोनों पैर निकाल दो, क्या बचता है? धड़, या उसको टॉर्सो बोलते हैं। उसके आजू बाजू के सभी मसल्स कोर में ही आते हैं। तो बैक मसल्स के भी काफी मसल्स कोर का ही हिस्सा है, लेकिन पॉपुलरली हम लोग कोर मतलब सिर्फ बोलते हैं एब्स, नहीं, ऐसा नहीं है। कोर का सबसे इंपॉर्टेंट कोर मसल्स, लेकिन ठीक है, हम लोग थोड़ा एब्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कोर का हिस्सा, एक बहुत बड़ा हिस्सा एब्स है। अब एब्स अगेन दिखना इंपॉर्टेंट है बहुत। यस, सिक्स पैक्स डेफिनेटली बॉडी अच्छी दिखती है, हालांकि सिक्स पैक्स सिर्फ 1 या 2% लोगों को ही पॉसिबल है, क्योंकि सिक्स पैक्स के लिए आपको एक तो बॉडी फैट परसेंट आपका एटलीस्ट 6% से नीचे आना चाहिए, तभी आपके सिक्स पैक्स दिखेंगे। और सिर्फ बॉडी फैट कम होने से मतलब नहीं है, वो मसल का साइज भी बढ़ना चाहिए। तो दोनों चाहिए। इसलिए कोई एकदम पतला आदमी होता है, उसका बॉडी फैट परसेंट कम होगा, लेकिन उसके सिक्स पैक नहीं दिखेंगे, क्योंकि मसल डेवलप नहीं है। तो लोग बोलते हैं मेरे को 6 पैक्स निकालने का है, मेरे को 8 पैक्स निकालने का है। अकल के दुश्मन, 6 पैक या 8 पैक निकालने का है तो निकाल, लेकिन वो तेरे हाथ में नहीं है, वो 6 है कि 8 है, वो हम लोग कल देखेंगे। वो डिपेंड करता है कितना टेंडन है तुमने। तो मेरे पास अभी 6 है, मैं अभी 10 निकालेगा 6 महीने के बाद, तो गधा है। ऐसा नहीं होता है। तेरे हाथ में है कि तू एब्स की ताकत बढ़ा। फैट लॉस जैसे करेगा, वैसे जैसे तेरे एब्स का आकार बढ़ेगा, वैसे इस बैक में दिखेगा। और उसका एक रीजन है कि तेरा बॉडी फैट परसेंट कम से कम 6-7% होना चाहिए। चलो 8% से कम होना चाहिए, तभी कुछ हद तक दिखेगा। 12-13% में भी नहीं दिखता है वो। 1-2 ऊपर के दिख सकते हैं, कभी कभी नीचे के नहीं दिखते, बिकॉज नीचे फैट ज्यादा एक्यूमुलेट होता है लोअर की तरफ। मैं लोअर एब्स नहीं बोल रहा हूँ, मैं लोअर एब्डोमिनल एरिया बोल रहा हूँ। अपर लोअर ऐसा कुछ होता नहीं है एब्स में, वो एक ही मसल है, हम लोग कल देखेंगे। तो एब्स का ट्रेनिंग क्यों करें? सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन। देखो, बैक के नीचे, बैक मसल्स के नीचे स्पाइन है, हड्डी है। चेस्ट मसल के नीचे रिब केज है, फिर भी वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहां तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट अंदर किडनी, इंटेस्टाइन। तो जितना मसल स्ट्रांग रहेगा, वो क्या करेगा? कवच की तरह काम करेगा, प्रोटेक्शन के लिए। तो ये एब्स का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन लोग नजरअंदाज करते हैं। बॉक्सर्स, उनके एब्स, हाँ, बॉक्सर्स के 6 पैक नहीं होंगे, लेकिन एब्स स्ट्रांग होते हैं। पेट होगा बड़ा, लेकिन उसके नीचे जो एब्स है वो तो स्ट्रांग है। इसलिए कितना भी मारो पेट पे, अंदर के ऑर्गन्स को दिक्कत नहीं होती। आज हमारे सदी के सबसे बड़े महानायक अमिताभ बच्चन साहब का जन्मदिन है। आज वो बच्चन साहब 80 साल के हो गए। बच्चन साहब जब मैं बहुत छोटा था तब लिटरली चले गए थे हम में से। उनको पेट में लगा था एक फिल्म की शूटिंग करते समय। हुआ ये कि बच्चन साहब को एक टेबल लगा, ऊपर से लगा। अब होता ये है कि जख्म ऊपर से जो जख्म दिखता है, हम उसको सीरियसली लेते हैं। मेरा हाथ अगर छिल गया, खून आ गया, मैं बैंडेज लगाता हूं। अंदर का जख्म उतना ही बेकार है जितना ऊपर का जख्म है। तो उनको क्या हुआ, अंदर का उनका इंटेस्टाइन फट गया थोड़ा सा, और इंटेस्टाइन फट गया तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कोलैप्स। तो उनको पेट में लगा, ऊपर से तो कुछ नहीं दिखा ज्यादा, सिर्फ थोड़ा रेड हो गया होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, लगा तो हम लोग जाके रेस्ट करते हैं, आज शूटिंग कैंसिल करते हैं। वो गए होटल में, आई थिंक ये हैदराबाद में हुआ था, मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है अब तक। तो जैसे वो जाके होटल में सो गए, खाना पीना खाया होगा उन्होंने, दूसरे दिन सुबह तक वो सीरियस हो गए, क्योंकि अंदर का इन्फेक्शन बढ़ गया, फट गया अंदर का इंटेस्टाइन, फटा हुआ था वो। और फिर उनको लिटरली बचाना पड़ा। जस्ट हम लोग वो जाके आए हमारे। आज वो 80वां सालगिरह नहीं बनाते अगर उस दिन वो जिंदा नहीं रहते। कहने का मतलब है कि बच्चन साहब तो कोई एथलीट नहीं है, लेकिन अगर एथलीट होते, एब्स स्ट्रांग होता, तो उतना इंपैक्ट नहीं था अंदर। कहने का मतलब ये। तो अगेन प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। कोर स्ट्रेंथ, कोर स्टेबिलिटी,
देखो, आप एक कनेक्शन है लोअर बॉडी और अपर बॉडी का। हम लोग क्या करते हैं, ताकत कैसा निर्माण करते हैं, जमीन से निर्माण करते हैं, जिसके कारण हम लोग बोलते हैं लेग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेग्स क्या करते हैं, जमीन से ताकत का निर्माण करते हैं। जितने लेग स्ट्रांग उतने जमीन से ताकत ज्यादा आपको निर्माण कर सकोगे। लेकिन वो ताकत पास होने के लिए कोर है ना, उसमें एब्स है, तो पुश प्रेस